सर्वोकॉन, इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन प्रेजेंट सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे हाउडी मोदी। जी हां, हाउडी मोदी पिछले कुछ दिनों से इस नारे की गूंज है पूरे देश में। और कल अमेरिका के ह्यूस्टन में 50,000 प्रवासी भारतीयों के सामने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ में हाथ डालकर घूमे, मंच साझा किया। और मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस को भारत का सबसे अच्छा दोस्त और ट्रंप को भारत का हिमायती बताया। मोदी ने ट्रंप के सम्मान में 50,000 भारतीयों को खड़ा करवा दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई और खुद अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाए। अब इसकी अहमियत भी समझिए। अमेरिका में करीब 45 लाख भारतीय मूल के निवासी हैं और टेक्सास प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा गढ़ है। अब विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। मोदी के इस इवेंट को विपक्ष ट्रंप के लिए मोदी के प्रचार अभियान से भी जोड़कर देख रहा है। कह रहा है कि मोदी क्या वहां पर स्टार कैंपेनर बनकर गए थे। विपक्ष का आरोप है कि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के चुनाव में दखल दिया है। सुनिए। Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। भारत की विदेश नीति का एक अंतरंग हिस्सा रहा है कि कभी भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब दूसरे देश के दौरे पर होते हैं, वहां की अंदरूनी राजनीति या चुनावी राजनीति में हमने कोई पक्ष नहीं लिया। तो कल ऐसा स्पष्ट रूप में दिखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। उससे अमेरिका के अंदर ही मैं कहूंगा मिसगिविंग्स हो सकती हैं और लोगों को आपत्तियां होंगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब की बार मोदी बनवाएंगे ट्रंप सरकार? और हाउडी मोदी पर विपक्ष क्यों है हमलावर? चर्चा में मेरे साथ जाने माने राजनेता हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, हरीश डोगरा, एम्बेसडर हरीश डोगरा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तहसीन पूनावाला। मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी विदेश नीति को लगातार ट्रैक करते हैं, जमीन पर क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है, सारी जानकारियां रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुनीत चोपड़ा दिल्ली से मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और इससे पहले कि मैं राजनीतिक बात करूं, एम्बेसडर डोगरा, प्रधानमंत्री मोदी ह्यूस्टन में कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और यह नारा 2016 में बुलंद किया गया था। एक रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन है, उन्होंने यह नारा गढ़ा था। प्रधानमंत्री का अमेरिका की जमीन पर एक मंच पर खड़े होकर यह कहना अब की बार ट्रंप सरकार कूटनीति के लिहाज से कितना सही है? संदीप जी, ऐसे है, कई लोग इसमें कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। अगर आप ध्यान से सुने, मोदी जी ने कहा था कि ट्रंप के वर्ड्स में, यानी कि ट्रंप ने ही ये कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि पिछले जो इलेक्शन हुआ उसका वर्णन कर रहे थे, या पिछली जो नहीं, मंच पर खड़े होकर अब की बार ट्रंप सरकार कहेंगे, तालियां बजेंगी, तो फिर संदेश तो कुछ और जाता है। कहने की बात है, पर आप ये देखिए, हर देश ये चाहेगा कि उसका जो इलेक्टेड अब की बार ट्रंप सरकार। आप सोच सकते हैं, आप मीडिया अपना विश्लेषण कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस तरह के करने के नहीं, लिए। संदेश क्या आपकी सोच इतनी है तो उतनी सोचिए। अच्छा, आपकी सोच बताइए ना। आपकी सोच क्या? मैं आपकी सोच बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है। नहीं। हम तो सतही लोग। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump,
अब की बार ट्रंप सरकार। बोलिए। हाँ, तूने कहा कि उनके शब्द थे तो अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप की वहां पर प्रचार कर रहे थे, क्या विपक्षी आरोप लगा रहा है? लगा सकता है भाई, विपक्ष के पास काम क्या है? विपक्ष को वहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 7 दिन का उनका प्रवास है, वो वर्ल्ड के उसमें जिस फोरम पर वो गए हैं, ये कार्यक्रम वहां जिस तरह से आयोजित हुआ है, 50,000 लोग जो है प्रवासी भारतीय उनका सम्मान कर रहे हैं, वो तो सपने में नहीं सोच सकते इस तरह के कार्यक्रम के विषय में। ना उनके साथ अभी ऐसा हुआ, तो उनके सिवाय विरोध के और उनके सामने क्या है? उनको केवल विरोध करना, विरोध के लिए उनको कुछ नहीं मिला। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, यही कह रहा हूं वाला। मैं इसीलिए कह रहा हूं विपक्ष के पास वहां कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज उसकी कोई वहां पर भारत के अंदर में उसकी यानी विश्वसनीयता समाप्त है, तो बाहर की तो बात छोड़िए। ठीक है, तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे अलावा क्या है भाई? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स बोलने, अगर मैं बोल रहा हूँ इंटरफियर ना हो, ये रिक्वेस्ट है। डोगरा साहब, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं, इत्तेफाक नहीं रखता, फिर मेरी पॉलिटिकल पॉइंट्स को। इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा कि मोदी साहब को जीतना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक, क्योंकि उससे स्पीच बनेगा। उन्होंने ये नहीं कहा मोदी साहब को हारना चाहिए, ये आपको फैक्ट चेक दे रहा हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। के शर्मा साहब कहते हैं कि इसके पहले कोई भी इस मुल्क के वजीर आजम को इज्जत इस तरह से नहीं मिली जिसे मोदी साहब को मिली, इनका ये कहना था। नेहरू साहब के लिए जब केनेडी साहब एयरपोर्ट पे आए, सर मैं आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। अरे यार, धमकी क्या देते, उठ के जाना जाओ। नहीं, क्या दूसरे का पक्ष नहीं सुनोगे? मैं सुनने को सिर्फ अपनी चलाने के लिए आए हो? मेरे को सिर्फ अपनी चलाने के लिए आए हो यहाँ पर? संदीप जी, मेरे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरे कोर्ट को कैसे आपने कहा कि ऐसा सम्मान किसी और नेता को नहीं मिला, उसी का रिबट मिल रहा है, वो रिबट मिलेगा। सुनिए, सुनिए, ऐसे नहीं होगा। आप उसको गलत ढंग से मत ट्विस्ट कीजिए। ये नहीं, आपके हिसाब से बोली नहीं बोली जाएगी यहाँ पर। थैंक यू सर। हाँ, क्या नेहरू जी को जब रिसीव करने केनेडी जी आए, तब हमारी मुल्क की शान नहीं बढ़ी? जब इंदिरा जी ने 14 दिन में एक नया मुल्क बनाया, दुनिया के इतिहास में एक नया मुल्क 14 दिन में बना, सारे मुल्क उनके साथ खड़े रहे, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज, हमें वो इज्जत नहीं मिली। जब राजीव गांधी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला दोनों हाउस के अंदर, और प्रेसिडेंट रेगन ने उनके लिए अम्ब्रेला खोला। एक सेकंड सर। और जब मनमोहन सिंह जी को बराक ओबामा ने कहा कि आई टुक एडवाइस 2008 के क्राइसिस में इनसे, इन्होंने हमें कहा डबल टैक्सेशन करो। और जब हमारे जॉर्ज बुश को मनमोहन सिंह जी ने कहा 1-2-3 एग्रीमेंट दो, सारे दुनिया उसका अपोज कर रहा था, हमें 1-2-3 एग्रीमेंट दिया, न्यूक्लियर। क्या एक सेकंड इतिहास पढ़ाने के लिए आप भी मिला पहला पॉइंट सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है क्या? अगर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करता है, आपको दिक्कत? थैंक यू सर। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा था कि हमारी जितने भी वजीर आजम हैं, उनको वो इज्जत दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने दी, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश और बराक ओबामा, बिल क्लिंटन वगैरह। अब मैं दूसरी पॉइंट कर रहा हूं सर। जब हम आज बात करते हैं इस मुल्क की, अगर ये होता हाउडी इंडिया इवेंट तो मैं समझ सकता था। हाउडी मोदी, सब लोगों ने कुछ न कुछ अचीव किया है। हाउडी मोदी करने के बाद इस इवेंट को स्पॉन्सर करने वाले एक लॉबिस्ट, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो लॉबिस्ट जिसका सीधा सीधा फायदा होता, हमने ईरान के साथ हमारे 70 साल का रिश्ता तोड़े, आज उसको फायदा हो रहा है, उसने इसे स्पॉन्सर किया। आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इसमें किसका फायदा हुआ? मैं लास्ट पॉइंट बोलते अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, अब की बात ट्रंप सरकार 2016 के नारे को दोहराते हैं, तो कांग्रेस ये क्यों कहती है कि चुनावों में दखल दे दिया? बिल्कुल दे दिया। जब डोगरा साहब ने कहा कि इमरान खान ने इंटरफियर किया, हालांकि वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, और उनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी दूसरे देश में नहीं करना। अगर बार्नी सैंडर्स जो आज फ्रंट रनर है डेमोक्रेट के जीत जाते, अगर विपक्ष का कोई नेता जीत जाता, तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय। हमें दूसरे मुल्क में वो किसे चुनकर लाते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा संबंध बिल क्लिंटन से भी अच्छा था, हमारा संबंध उसके बाद जॉर्ज बुश से भी अच्छा था, उसका बाद हमारा संबंध बराक ओबामा से भी अच्छा था, और डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छा था। सब ने हमें सराहा है। तो हम इस तरह के क्यों कर रहे, इस तरह की बातचीत, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जनरल दयाल, क्या प्रधानमंत्री ओवर रीच कर गए, या अगर दोस्ताना संबंध आपको बढ़ाने हैं तो इस तरह की अगर बात कही जाए उसका तिल का ताड़ ना बनाया जाए? देखिए संदीप, इसमें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं है। आप सबको समझना पड़ेगा कि ये भारत की जो नेशनल पावर है, ग्रोइंग नेशनल पावर है, और ये एक दिन में नेशनल पावर नहीं बनती। ये भारत की जो नेशनल पावर है, भारतीय इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज पावर, ये उस पावर को रिफ्लेक्ट करती है, और बड़ी खुशी का मौका है। मैं समझता हूं ये बहुत खुशी का मौका है कि अगर हमें इंटरनेशनल एक दूसरी कंट्री में हमारे प्रधानमंत्री अगर लोगों को एड्रेस करते हैं, और उसमें उस कंट्री के प्रेसिडेंट आते हैं और खुद अपने आप इनवाइट होते हैं और उसमें आके उनका चुनाव प्रचार भी कर देते हैं। एक मिनट, देख मैं आता हूं।
ये पहली बात है। पहली बात तो फकर करो ना कि भारत की नेशनल पावर रिकॉग्नाइज हो रही है, बिल्कुल फक्र है। दूसरा जो है, देखिए संदीप, अगर किसी भी इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में अगर हमारे किसी भी एक्शन से वहां अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हम नहीं चाहेंगे कल हमारी डेमोक्रेसी में, हम नहीं चाहेंगे कल हमारे इलेक्शंस में, हम नहीं चाहेंगे कल हमारे इलेक्शन में दूसरी कंट्रीज किसी किस्म की इंटरफेरेंस करें। हम रेफरेंस देते रहते हैं पाकिस्तान का, और आज दुनिया स्ट्रगल कर रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक केस है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय रशिया। अगर इस किस्म से डेमोक्रेसीज में दूसरी कंट्रीज इंटरफेयर करने लगी तो मैं समझता हूं पूरा मैग्ना कार्टा का जो चार्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। संजीव, आपके पास आऊं, अभी आपके साथ काफी एकेडमिक डिस्कशन भी करनी है, लेकिन के जो सवाल जनरल दयाल ने उठाया है, फर्ज करो मैं 2013 में वापस चलता हूं और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में आते हैं और कहते हैं मनमोहन सिंह को वोट दो, तो आपको कैसा लगता? बिल्कुल गलत था। हम तो ये कह रहे हैं, उन्होंने वहां जाकर ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आप ट्रंप को वोट दो। स्टैंडिंग ओवेशन भी दिलवाई। हाँ, तो स्टैंडिंग ओवेशन 2 बार किस बात के लिए दिलाई? हाँ, इसलिए दिलाई कि एक वो आतंकवाद के विरुद्ध जो है इतने इंपॉर्टेंट ढंग से उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध हमें लड़ना है, और उसके लिए ट्रंप साहब हमें वो कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने दिलाई। इस कमेंट पे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं थी। फिर से मैं टेप दिखाऊं, आप देखिए, टेप दिखाऊं। हाँ, इस कमेंट के बाद स्टैंडिंग ओवेशन कहा जो आतंकवाद के लिए जो साथ की बात कही, यही तो है, और क्या है? बड़े ही ये भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, हाँ, बहुत हिम्मत वाले हैं जी। स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई, राष्ट्रपति भी खुद खड़े हुए, और जब 370 की बात हुई तब स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाई गई, लेकिन राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रतिनिधि कोई नहीं खड़ा हुआ। ये भी एक हकीकत है, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालूं। तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होती 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की सरजमीन पर आकर कहे कि मनमोहन सिंह को वोट दो, तो आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, आप बात ही इधर से उधर ले जा रहे हैं। जो आप स्टैंडिंग ओवेशन की बात कही, आपने खुद कहा, आपने कमेंट किया कि आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के साथ भी वो खड़े हैं, हमारे साथ। मतलब ये चुनावी प्रचार नहीं हो रहा? कहेगा चुनावी प्रचार है भाई, मैं यही तो कह रहा हूं आपको। ये टोटल कार्यक्रम एक जो है प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में रखी गई, जो दूसरी बार वो जीत कर आए, और उस सम्मान की दृष्टि में उसमें वहां के भी राष्ट्रपति आए, तो आने के बाद नाम क्यों बढ़ाए? भैया लॉबिस्ट का धंधा आपका है, आप अपना धंधा करो यार, कहाँ के लगे हो आप लॉबिस्ट? कांग्रेसियों का काम, सीधा फायदा कांग्रेसियों का काम है भैया, ये लॉबिस्ट करना। गंभीर चर्चा है, दोनों के माइक डाउन में करा दूंगा। एक मिनट, मैं प्यार से बोलता हूं तब समझ नहीं आता, मैं चिल्लाता हूं तब भी समझ नहीं आता। सुनिए ना, मुद्दा हो गई ना बात, आपने कह दी। अब मैं संजीव त्रिवेदी की, एक मिनट, संजीव त्रिवेदी, दर्शकों को भी थोड़ा समझाने की जरूरत है। 2 पार्टियां हैं अमेरिका में, जिन दर्शकों को इस बारे में जानकारी नहीं है। 2 बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, और जो ये मंच जिसे साझा किया उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी मेजबान की भूमिका में थे और डोनाल्ड ट्रंप एक मेहमान की भूमिका में। संजीव, वहां पर डेमोक्रेट्स भी थे, कांग्रेसमैन भी थे। ट्रंप के आने से पहले हाउस मेजॉरिटी लीडर, कांग्रेस के जो लीडर हैं वहां पर, स्टेनी होयर, उन्होंने महात्मा गांधी का भी नाम लिया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी नाम लिया। ह्यूस्टन के मेयर ने चाबी दी ह्यूस्टन शहर की, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को, जो देर रात तक कल जगे हुए थे, उन्होंने वो तस्वीरें देखी होंगी। सिल्वेस्टर टर्नर, ये भी डेमोक्रेट हैं। अगर यहां पर रिपब्लिकन चुनावी रैली में इस मंच को तब्दील किया जाए, इसके दूरगामी आयाम क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो आपको मुझे एक कोट बताना पड़ेगा जो डेमोक्रेट्स की तरफ से आया है, जिसमें वो नाराजगी जता रहे हैं। आप हमें बताइए। मैं बताता हूं। बर्नी सैंडर्स, आज के ही सारे अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन है, डेफनिंग साइलेंस ऑन कश्मीर। वो पाकिस्तान का पक्ष लेते दिख गए हैं। अब क्या हमने बर्रे के छत्ते में हाथ दे दिया है? उसकी वजह कुछ और है संदीप। उसकी वजह यह है कि वहां पर कहीं ना कहीं रेशियल डिवाइड है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो साथ है बर्नी सैंडर्स के। उसके रीजंस इंडिया नहीं है। अगर डेमोक्रेट्स नाराज हैं तब तो आप कहिए कि कांग्रेस को भी नाराज होने की वजह है। सवाल यहां पर यह है
संदीप की नहीं, हमने अपना international- डाइस, अपना देखिए, पासा आप ज्यादा international politics में ethics की बात कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स के पाले में डाल आप दिया उस है क्या? राजनीति में न पड़े, आप उस राजनीति में न पड़े। उस राजनीति में क्यों ना पड़े? भारत को मत घुसाइए उस राजनीति में। भारत घुस रहा है क्या? नहीं यही तो घुस रहा सवाल है। पूछ रहा हूं मैं। भारत अपने फायदे की सोच रहा है, अमेरिका अपने फायदे। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी जमीन है जहां पर कहीं कोई एथिक्स नहीं है। अगर इफ देयर इज एनीथिंग परमानेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो आपका हित है, योर इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट जिसका सधेगा वो सधेगा। आज की तारीख में अगर बर्नी सैंडर्स या तुलसी गबार्ड की तरफ से कोई ऐसा आ जाए स्टेटमेंट जो कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह से प्रचार किया गया, हम इसका विरोध करते हैं, तब तो हम मानेंगे। मानिए संदीप इस बात को कि यह नया नॉर्मल है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नया नॉर्मल है जिसमें कि लोग एक दूसरे के प्रचार में जाएंगे। एक वर्ल्ड कोएलिशन अभी बना हुआ है जिसमें एक तरफ नेतन्याहू है, मोदी है, ट्रंप है, और ऐसे में एक मिनट संजीव, कोई बात नहीं, बेनी गैंट्स आ गए, वो छोड़िए मुझे एक मिनट संजीव, अगर डेमोक्रेट सरकार बन जाती है 14 महीने बाद अमेरिका में, तो कोई आज की पोजीशनिंग या कल ह्यूस्टन में जो हुआ उसका कोई असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। इसलिए कोई असर नहीं होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डेमोक्रेसीज जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। एक अपनी ताकत के अंदाज से, दूसरे अपनी पॉपुलेशन के अंदाज से। उसमें प्रधानमंत्री एक या राष्ट्रपति एक, उन्होंने कुछ बातें, 4 शब्द कह दी थी, उससे भारत और अमेरिका के संबंध प्रभावित नहीं होने वाले। बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो तय करती हैं भारत और अमेरिका के संबंधों। आप भी ऐसे ही रीड करते हैं सिचुएशन को? आई डोंट थिंक रिलेशंस आर अफेक्ट होंगे किसी स्टेटमेंट से। जो भी गवर्नमेंट होगी उनके साथ हमने काम करना है। तो ऐसे में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की दुहाई दी जाती है कि हमारी विदेश नीति ये रही है, हम बाई पार्टीजान रहते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। क्या जो न्यू नॉर्मल शब्द इस्तेमाल किया संजीव त्रिवेदी ने, अब न्यू नॉर्मल ये है कि हम अपनी साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी, मैं इसमें थोड़ा आपसे डिफर करूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम किसी की साइड ले रहे हैं। राष्ट्रपति है वहां का, अमेरिका का मेहमान है आपका, उसकी तारीफ की आपने, कहा कि अच्छा दोस्त है। तो दरअसल हम थे, पर उनको मेहमान बना दिया, मेजबान हम बन गए। उस फंक्शन के लिए हम लोग मेहमान नहीं थे, उस फंक्शन के लिए पहले हम मेहमान थे। मैंने आपसे पहले भी पूछा, जी। टेक्सास गढ़ है प्रवासी भारतीयों का। टेक्सास में पिछली दफा हिलरी क्लिंटन को 70% प्रवासी भारतीयों के वोट मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप वहां गए, राजनीतिक कारणों के लिए भी गए। हम ये कहते रहे हमारी ताकत या हमारे साथ आर्थिक संधि करने गए, उसके अलावा उनका एक इंटरेस्ट था, चुनावी इंटरेस्ट था। वो तो मैंने कल ही आपसे कहा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं था, डेमोक्रेट्स का भी था। वो इतनी संख्या में क्यों पहुंचे हुए थे वहां पे? वो तो मैंने नाम बता दिया। तो आपने देखा ही है। तो दोनों पार्टीज अगर वो कर रही हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में। मैं आ रहा हूं, एक मिनट। जनरल दयाल। संदीप, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मैं यही भारत की राइजिंग पावर कह रहा हूं, यही भारत का नेशनल पावर कह रहा हूं मैं, और ये भारत की नेशनल पावर का हिस्सा है। अगर आप अमेरिका में, अगर इंडियंस जो पिछले 50 साल, आज तो गए नहीं, ये वो इंडियंस हैं जो 50 साल पहले गए थे, ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने आईआईटी यूज की थी, ये वो इंडियंस हैं जिन्होंने इंडिया की आईआईएम यूज की थी, ये वो इंडियन हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन हासिल की थी, ये वो इंडियंस हैं वहां राइज कर गए। ये एक पावर इन्फ्लुएंस है, तो भारत की नेशनल पावर है, हम सबको खुश होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए संदीप, जब तक भारत की इकोनॉमिक पावर बढ़ती रहेगी, जब तक भारत की सैन्य पावर बढ़ती रहेगी, जब तक भारत की डिप्लोमेटिक, जिस तरह से भारत की डिप्लोमेटिक कोर, हेड्स ऑफ टू देम, जो ये बढ़ता रहेगा, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, वो भारत को सब आएंगे, चाइना हो, कोई भी हो। जिस दिन आपकी इकोनॉमिक पावर गिर जाएगी, आपका अंदरूनी कमजोर हो जाओगे, आप वापस वहीं। ये वो 1950-60s का दौर नहीं है, और उस दौर में जो उन लीडर्स ने किया है उसके लिए क्लैप करो, बिकॉज ये तो गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क था भाई, ये तो बिल्कुल, या कोई नेशनल पावर नहीं थी, या ना मिलिट्री पावर थी, ना इकोनॉमिक पावर। जनरल दयाल, आज तो भारत की पावर इतनी है, सब आपका बर्नी सैंडर्स का भी जो मैंने जिक्र किया, जो संजीव कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स ने कोई ऐसी खुलकर मुखालफत नहीं की है, कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में भी एक लॉबी है जो पाकिस्तान की भी बातें करता है 370 पर, और कमाल का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री ने, जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही 370 का भी जिक्र कर दिया, 2/3 बहुमत से हमने पास कराया है, और कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए है ये 370। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने कही, और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध और 26/11 और 9/11 का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने।
लेकिन इसके कुछ रैमिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी लॉबी भी उसको मौका मिलता है क्या अपनी बात मुखर करने का? जहां पाकिस्तान अब घिरता दिखाई दे रहा है, उसको ब्रीदिंग स्पेस भी मिल सकती है क्या? ये हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान के पास ब्रीदिंग स्पेस जब मिले ना, जब पाकिस्तान का कोई मुद्दा हो। जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मुद्दे बायलेटरल हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म एक मुद्दा है जिस पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अफेक्टेड है, पूरा का पूरा यूरोप इफेक्टेड है, पूरा ईरान इफेक्टेड है, अफगानिस्तान इफेक्टेड है, दुनिया में अमेरिका खुद इफेक्टेड है, चाइना खुद इफेक्टेड है। जो इंटरनेशनल टेररिज्म वो एक सेपरेट इशू है। देखिए संदीप, और जो भारत का मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर का, मैं नहीं समझता इसकी हमें कहीं जिक्र करने की भी आवश्यकता है। किसी को लेजिटिमेसी देने की हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारा अंदरूनी मुद्दा है और मैं समझता हूं जितना आप उठाओगे लोग उतना उठाएंगे। आप वो उठा ना, ह्यूस्टन में मेरा मानना है। मैं एक बात कह रहा हूं, जो आपने जिक्र किया अभी इंटरनेशनल फोरम पर, यही चीज संदीप जी आप याद रखिए, जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और फिर जो फिलिस्तीन गए, यही कांग्रेसी छाती फाड़ फाड़ के रो रहे थे यहाँ पर, ये साहब ऐसा कैसे हो गया, वो यहाँ जाएंगे वहां नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा, वो नहीं। यही सब हमने पूरी डिप्लोमेसी चेंज किया। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हम दोनों जगह जाएंगे, और जो उसमें हमने किया। लेकिन जो आपने ट्रेंड बना के रखा था 70 साल के अंदर में कि हम इस कंट्री में जाएंगे तो यहां नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे तो यहां नहीं जाएंगे, हमने खत्म कर दिया उसको। राष्ट्रहित साध रहे हो। बिल्कुल, हमने राष्ट्रहित पे किया ये और करके दिखाया वर्ल्ड को। और यही नहीं, जब आपको ध्यान होगा हमारी सरकार पहली बार आई, ब्रेक लेना है। हाँ सुन लीजिए, हमने अमेरिका से संबंध बढ़ाया, ये कहने लगे साहब हमारे बहुत पुराने संबंध रूस से थे, आपने क्या कर दिया, रूस के साथ में ऐसा कर दिया, हमारे ये जाएंगे वो बोल दिया, बात समझ में आ गई। यही मैं आपको करना, ये खत्म करें, देश को अपमानित करना बंद करें और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करना करो। जब आपके पास काम की बात नहीं होती तब आप मन की बात लंबी करते हो। संक्षेप में, इजराइल के साथ रिलेशनशिप नरसिम्हा राव ने शुरू किया। डिप्लोमेट यहाँ बैठे थे, पहली एम्बेसी मुंबई में खोली। झूठ बोलना बंद करें। आज तक इंडिया की पॉलिसी थी हम सब मुल्कों के साथ बराबर रखे। मेरा संक्षेप में सवाल है, ब्रेक के बाद गूगल करते बता दे, 2014 से लेकर 2019 तक 56 इंच की मनमोहन सिंह मोदी जी की सरकार में हमारा पासपोर्ट रैंकिंग क्यों गिरा 72 से लेकर 89 तक? दो, मुझे एप्पल छोड़कर जो आएगी एक अमेरिकन कंपनी बता दी जिन्होंने निवेश किया इंडिया में। आप गूगल करते देख लीजिए। बौखलाहट पाकिस्तान नहीं, बौखलाहट नहीं है, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है। आपको पता है कि लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जनरल रावत ने भी आज स्टेटमेंट दिया है कि बालाकोट इज नाउ एक्टिव अगेन। 400 से 500 आतंकवादी क्रॉस करने को तैयार बैठे हैं। कल आपने देखा जो ड्रोन से यहाँ असला भेजा गया पंजाब में भी। तो इनका ये मेन चाहते हैं कि बिफोर द 27th जो उनका एड्रेस से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट हो बॉर्डर पे, विच यू देन यूज टू हाईलाइट कि भाई यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। और वो बार बार इमरान ने पहले भी कहा था कि मुझे पता है कि मोदी जी बालाकोट से कुछ ज्यादा करने वाले हैं इस बार। और हमारे आर्मी चीफ ने कह दिया हम बालाकोट से बड़ी स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार। लेवल एंड रेंज हम डिसाइड करेंगे किस लेवल पे होगा, किस रेंज में। ये बौखलाहट, मैं अभी बौखलाहट शब्द पर अटका हुआ हूं जनरल दयाल। क्या इसलिए भी है कि कल अमेरिका की जमीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने ही 370 का भी बाकायदा जिक्र किया, कहा मुखालफत वो लोग कर रहे हैं, विरोध वो कर रहे हैं जो अपना देश नहीं संभाल पा रहे हैं। 9/11 26/11 दोनों हमलों का जिक्र किया, कहा कि वो आतंकी कहां से आए थे पूरी दुनिया को पता है और निर्णायक युद्ध अब लड़ना होगा आतंकवाद के खिलाफ। यानी कि पूरी पाकिस्तान की घेराबंदी की है अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कल प्रधानमंत्री मोदी ने। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड, ये वही बिलबिला रहा है पाकिस्तान, और बिलबिला नहीं रहा। ये मैं एम्बेसडर साहब के साथ बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान बहुत सोची समझी उससे इंटरनेशनलाइज करना चाहता है दोबारा से कश्मीर के मुद्दे को। कश्मीर का मुद्दा बहुत दिन से 94 में जब इंडिया ने बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे जब वाजपेयी जी गए थे, इफ यू रिकॉल, तब भी भारत ने इंटरनेशनलाइज इन्होंने दिया। यूएन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कश्मीर एक मुद्दा नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के बीच भी मुद्दा नहीं है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि तो पाकिस्तान ऐसे बयानों के जरिए फिर से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है और यूएनजीए का सेशन भी शुरू हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।